बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. This is me Hafiz Ghaffar. Today we are going to discuss paper 2, one winter October November attempt 2024. Variant 1 है, paper 2 है, winter की attempt है अक्टूबर नवंबर 2024 की डेप्रिसिएशन का हमारा क्वेश्चन जो कि हमारा चल रहा था. आज हम उसको डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है. इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. यहाँ पे आपको बता रहे हैं क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ तो इसको हम सॉल्व करेंगे. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. इससे पहले जो लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं इसी तरह के क्वेश्चंस के. ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को आसान लगेगा. ये भी एक्सचेंज का क्वेश्चन है. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एसेट को एक्सचेंज कर रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ एसेट. स्टार्ट कर रहा हूँ. आपको बताया जा रहा है कि क्लैरिसा स्टार्टेड हर बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2022. 1 जुलाई 2022 में बिजनेस स्टार्ट हुआ है एंड शी इज प्रिपेयरिंग हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2024. अच्छा, ये जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है वो बना रही है जून 30 2024 के लिए. 2022 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है. जून 30 2024 के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है. तो इनका जो फाइनेंशियल ईयर है बेसिकली जुलाई टू जून तक का है. ये बात याद रखिएगा. कुछ कंपनीज का जन टू दिसंबर होता है, कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रही होती है. और कुछ कंपनीज जो है वो जुलाई टू जून तक, यानी 1 जुलाई को इनका ईयर स्टार्ट होगा और जून 30 को अगर नेक्स्ट ईयर में इनका ईयर एंड होगा. इस पर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी. अच्छा, भी कह रहे हैं कि शी डेप्रिशिएट्स हर मोटर व्हीकल एट 25% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. शी वाज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द रेट इज 25%. 25% पे यूज कर रही है. डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द मंथली बेसिस. मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. ठीक है. She purchased a motor vehicle on 1st July 2022 costing rupees 24,000. अब इन्होंने एक मोटर व्हीकल को बाय किया है. और कब बाय किया है? जब इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है जुलाई 1 2022 के अंदर, 2022 के अंदर मोटर व्हीकल परचेज की गई है और 24,000 की परचेज की गई. She estimated that the motor vehicle would have a useful life of 4 years. जो इसकी लाइफ है वो 4 इयर्स है. 25% पे करें या 4 इयर्स पे करें, बात एक ही है. यहाँ पे रेट सेम है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपने रेट को दी तो 25% पे ही करेंगे. फिर उसके बाद जो है आगे कह रहे हैं कि ऑन 30 सितंबर 2023 she purchased a new motor vehicle costing rupees 70,000. Now she's purchasing a new motor vehicle for $70,000. और कब परचेज कर रही है? 30 सितंबर 2023. इट मींस के 2022-2023 जो इनका पहला फाइनेंशियल ईयर था वो क्लोज हो चुका है और इनका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है वो इनका स्टार्ट हुआ. देखो, इसको एक ऐसे बताता हूँ कि इनका जो स्टार्ट हो रहा है बिजनेस वो जुलाई 1 2022 में स्टार्ट हो रहा है. तो फर्स्ट इनका फाइनेंशियल ईयर आएगा यहाँ पर जून 30 2023 में. ठीक है, तो ये पूरा एक साल बनता है, पूरा एक ईयर बनता है डेप्रिसिएशन. अच्छा, फिर उसके बाद जो ये एसेट परचेज कर रही है, ये जो एसेट परचेज कर रही है ये कब परचेज कर रही है? जून के बाद. ये परचेज किया गया है September 30 2023. मींस कि ये 1 ईयर बनता है पूरा. और ये जून के बाद, जून 30 के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ्स. इस स्पॉट पे इन्होंने एक न्यू एसेट बाय किया है जिसकी कॉस्ट है कितनी? $70,000. ठीक है. द ओल्ड मोटर व्हीकल वाज अ पार्ट एक्सचेंज एट अ वैल्यू ऑफ 14,800. यानी कि जो ओल्ड इक्विपमेंट आपसे लिया जा रहा है, मोटर व्हीकल जो आपने बाय किया था, जो विच वाज $24,000 इन
जुलाई 1 2022। अब उसको दे करके ये एक न्यू मोटर व्हीकल बाय करते हैं $70,000 का। और जो ओल्ड व्हीकल है जो वो आपसे रख रहे हैं 14,800 में आपसे ट्रेड कर। मीन्स के ओल्ड व्हीकल की जो वैल्यू है वो है 14,800। द बैलेंस वॉज सेटल्ड विद एन इंटरेस्ट फ्री लोन पेबल। देखो अब आप यहाँ पर एक न्यू एसेट ले रहे हो $70,000 का, और एक जो ओल्ड एसेट आपका जा रहा है, ओल्ड एसेट जो आपका जा रहा है वो जा रहा है 14,800 में। इट मीन्स कि बैलेंस आपका बनता है, कुछ ना कुछ आपको फर्दर और पे करना पड़ेगा। फर्दर जो आप पे कर रहे हो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपने एक इंटरेस्ट फ्री लोन ले लिया उससे, जो कि इक्वली मंथली बेसिस पे आप उसको 2 इयर्स में पे करो। तो आप 2 इयर्स में पे करोगे, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो और 2 इयर्स आप पे करते रहोगे। रिमेनिंग अमाउंट आई थिंक कितना बनता है 70,000 में से। 70,000 में से अगर आप माइनस कर दो 14,800, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बनता है वो 55,200 बनता है। ये जो 55,200 है, ये आप मंथली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट पे आप उसको पे करोगे ऑन इंस्टॉलमेंट। आपने उससे लोन ले लिया कि अभी मैं पे नहीं कर सकता, मैं जस्ट आपको अपना ओल्ड एसेट दे सकता हूँ, रिमेनिंग जो बैलेंस है वो ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस पे होगा। ठीक है। और मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी, मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी। और 2 इयर्स के लिए हमने उससे एक ये एग्रीमेंट कर लिया, 2 इयर्स के लिए हमने उससे एक एग्रीमेंट कर लिया है। और जो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, द फर्स्ट लोन इंस्टॉलमेंट वाज ड्यू टू बी पेड ऑन October 1 2023। जैसे कि September 30 में आपने एसेट लिया $70,000 का, तो अब जो आप वेरी नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट पे करोगे वो कब पे करोगे? वो आप पे करोगे अक्टूबर में जाकर। जैसे ही सितंबर खत्म हो चुका था तब आपने न्यू एसेट लिया, तो अक्टूबर जब खत्म होगा तो आप पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो अपनी रिमेनिंग अमाउंट की बाय पोर्शन अब आपने क्या करना है, पेमेंट करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि शी एस्टिमेटेड दैट द न्यू मोटर व्हीकल वुड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 इयर्स। ये जो आपने न्यू मोटर व्हीकल ली है इन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड व्हीकल, इसकी जो लाइफ है वो भी कितनी है? 4 इयर्स है। 4 इयर्स है, 4 साल इसकी लाइफ। एंड द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 16,000। अच्छा, अब इसकी इन्होंने रेजिडुअल वैल्यू भी आपको दे दी, रेजिडुअल वैल्यू भी इन्होंने आपको दे दी। रेजिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू कह लो, वो भी इन्होंने आपको दे दी है 16,000। ठीक है जी। नॉर्मली पिछले क्वेश्चंस में नहीं थी, अब यहाँ पर हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू भी आ रही है। Prepare each account for the year ended 30th September 2024 मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट। मोटर व्हीकल का आपने कॉस्ट अकाउंट का लेजर बनाना है, ये उससे आपने उन्होंने आपसे रिक्वायर्ड मांगा कि मोटर व्हीकल का आपने क्या करना है, कॉस्ट का लेजर बनाना है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम मोटर व्हीकल का या एसेट का लेजर भी बना चुके हैं। हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर भी बना चुके हैं। और हम डिस्पोजल का भी लेजर बना चुके हैं। ठीक है। पिछले लेक्चर के अंदर जो कि 2024 पेपर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 उसका जो हमने डिस्कस किया था उसमें यही सारी बातें। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने क्या करना होता है, आपने क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप काम करना, स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। फर्स्ट फर्स्ट आप क्या करते हो, आप एसेट को रिमूव कर देते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से। जो एसेट आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, उसकी जगह पर जो आपके पास एक न्यू एसेट आ रहा है, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप ओल्ड एसेट को क्या कर देते हो, एक्सचेंज कर। वैसे तो अगर देखा जाए, सबसे पहली जो हम जर्नल एंट्री अपने पास पास करेंगे, सबसे पहले जो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, हमने क्या किया है, हमने जुलाई 1 2022 में एक एसेट बाय किया था विच हैविंग अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 24,000। ठीक है।
तो हमने एंट्री जो बनाई होगी वो बनाई होगी एसेट यानी कि मोटर व्हीकल को डेबिट किया होगा। फर्स्ट एंट्री जो हमने बनाई होगी वो कब बनाई होगी? फर्स्ट एंट्री सर हमने बनाई होगी जुलाई की फर्स्ट 2022 में, जब हमने एसेट बाय किया। हमने मोटर व्हीकल को डेबिट किया होगा। और सर बैंक को या पेएबल को हमने क्या कर दिया होगा? क्रेडिट कर दिया होगा। बैंक क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। और कितने का एसेट हमने बाय किया था? 24,000। फिर सर जैसे ही हमारा ईयर क्लोज होने जा रहा होगा तो हमने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया होगा। जैसे ही हमारा ईयर क्लोज होने जा रहा होगा तो हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे। और वो कब करेंगे? जून 30 2023। ठीक है। यहाँ पे हमारा और एंट्री बन जाएगी। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपका डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि ईयरली बेसिस में हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। डेप्रिसिएशन आपका कितना आ जाएगा? 24,000 है। 24,000 एसेट की कॉस्ट है। 25% इसके ऊपर अप्लाई होगा यानी कि 0.25। तो सर इसका जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6,000। फिर सर जैसे ही 2023 में हम आएंगे तो अब यहाँ पर सर हम एसेट को क्या कर रहे हैं? डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। एसेट को हम क्या कर रहे हैं? डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। राइट नाउ September 30 2023 में वी आर एक्सचेंजिंग और ओल्ड एसेट फ्रॉम न्यू एसेट। ठीक है। सर जब हम एसेट को एक्सचेंज करते हैं तो फर्स्ट एंट्री आपने बताई थी। एंट्री कब बनेगी? एंट्री बनेगी September 30 2023। September 30 2023 में आप जो एंट्री बनाओगे वो बनाओगे सर जब हम एसेट को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट वी हैव रिमूव और ओल्ड एसेट फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाता है। और डिस्पोजल अकाउंट कितने से डेबिट होगा सर? एसेट की कॉस्ट थी 24,000। ठीक है। और क्रेडिट हम कर देंगे किसको? सर हम क्रेडिट करेंगे एसेट को। मोटर व्हीकल हमारी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि ये अब हमारे पास से जा रही है। सर फिर उसके बाद होता ये है जो एसेट हमारे पास से जा रहा है उसका जो डेप्रिसिएशन होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई। स्टेप नंबर 1, क्लोज योर एसेट। स्टेप नंबर 2, क्लोज योर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आपने अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी क्लोज करना है। इसके अंदर डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है। अब जब सर हम अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्लोज करते हैं तो सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सर डेबिट हो जाता है। और डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। अब इसका डेप्रिसिएशन जब जितना भी डेप्रिसिएशन है उसको हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। अब देखो उसने ये नहीं बताया हुआ कि ईयर ऑफ परचेज फुल रिकॉर्ड करोगे या ईयर ऑफ डिस्पोजल आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करना है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो जिस डेट पर आप एसेट को एक्सचेंज कर रहे हो, जिस डेट पर आप एसेट को एक्सचेंज कर रहे हो, उस डेट तक का सारा डेप्रिसिएशन आपके पास होना चाहिए जिसको आपने क्लोज करना है। देखो आप एसेट को यहां पर इस डेट पर बाय कर रहे हो और इस डेट पर क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हो। इट मीन्स के 1 ईयर एंड 3 मंथ्स का आपके पास डेप्रिसिएशन होना चाहिए। 1 ईयर एंड 3 मंथ्स का आपके पास डेप्रिसिएशन होना चाहिए, जिसको आप डिस्पोजल अकाउंट के अंदर क्या करोगे? क्लोज करोगे। जो आप ओल्ड एसेट को क्या कर रहे हो? डिस्पोज कर रहे हो, तो उसका डेप्रिसिएशन भी क्या होगा? क्लोज होगा। उसका डेप्रिसिएशन कितना है? 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो अब मैं इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेता हूँ। 1 ईयर का तो हमने निकाला, वो तो कितना था? 6,000 था। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर हम इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर
2023 जून तक का जो डेप्रिसिएशन था दैट वाज 24,000 इंटू 25%, 6,000। फिर डेप्रिसिएशन फॉर 2023 ऑन September 30, 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना। September 30 को हम एसेट को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो 3 मंथ्स रिमेनिंग रह गए, तो उनका डेप्रिसिएशन भी निकालोगे तो 24,000 इंटू 0.25 इंटू 3/12 हो जाएगा, यानी कि 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 3/12, 3/12। तो ये बेटा हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो आ जाएगा 1500। तो सर ओवरऑल जो डेप्रिसिएशन है जिस एसेट को हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो जो डेप्रिसिएशन है वो है सर 7,500। ये सर हमारा टोटल डेप्रिसिएशन है जो एसेट हमने एक्सचेंज किया। तो अब जब आप एसेट को डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हो तो उसका जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 6,000 नहीं है, 3 मंथ्स और भी है क्योंकि 3 महीने आपने और भी यूज किया, फिर उसके बाद जाकर के आपने एक्सचेंज किया, तो जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 7,500 एंड 7,500। तो ये आपका क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट आपने क्या कर दिया, अपना क्रेडिट कर दिया, ये आपने एंट्री बना दी। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था, देखो 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि कंसीडरेशन के अंदर जो आपके पास एक न्यू एसेट आ रहा है, पुराने एसेट के बदले में कितना आ रहा है, आपका पुराना एसेट कितने में जा रहा है। सर हमारा जो पुराना एसेट जा रहा है, जो हमारा पुराना एसेट जा रहा है उसकी जो वैल्यू है सर वो 14,800 है, उसकी $14,800 है। अ पार्ट ऑफ एक्सचेंज एट अ वैल्यू ऑफ 14,800। वैसे तो सर हमारा जो न्यू एसेट है वो $70,000 का है, जो हमारा न्यू एसेट है वो $70,000 का है, लेकिन उसका जो पोर्शन लिया जा रहा है, कुछ पोर्शन हम दे रहे हैं अपना पुराना एसेट और कुछ पोर्शन में हम उससे लोन ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो जो पुराना एसेट वो हमारा पास से रख रहा है वो 14,800 पे रख रहा है। ठीक है, तो आप इससे एंट्री बनाओगे और क्या एंट्री बनाओगे, एसेट को डेबिट करोगे, न्यू मोटर व्हीकल आपकी डेबिट होगी, और डिस्पोजल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 14,800, 14,800। रिमेनिंग अमाउंट जो था सर देखिए, $70,000 का न्यू एसेट है जिसमें से 14,800 तो सर ओल्ड एसेट के हो गए। रिमेनिंग जो अमाउंट है सर 55,200 का, इसका हम इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, इसको हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो मींस के सर ये हमारे लिए क्या होगा, लोन। इसका हम क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप जर्नल एंट्री बनाओगे, वैसे तो अमूमन ये होता था कि हम क्या करते थे, मोटर व्हीकल को डेबिट करते थे और बैंक को क्या कर दिया करते थे, क्रेडिट कर दिया करते थे, बैंक को क्या कर दिया करते थे, क्रेडिट कर दिया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर पेमेंट नहीं हो रही, लोन लिया जा रहा है जिसको आप पे करोगे, तो लोन पेएबल आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और उसका अमाउंट आ जाएगा, जो रिमेनिंग अमाउंट था दैट वाज 55,200। और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा सर, वो हम एसेट को जो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसमें हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। बहरहाल वो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। अब देखो, अब जब मैं एसेट का डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगा, अब जब मैं एसेट का डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, एसेट जो है जुलाई 1 2022 में आपने 2022 में आपने बाई किया 24,000 का, फिर 2023 में जो है वो आप क्या कर रहे हो, 2023 के अंदर आकर आप उसको एक्सचेंज कर रहे हो। और उसने कहा है कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, आपने अकाउंट बनाना है June 30 2024 का। सर जो हमारा ईयर स्टार्ट होगा वो कब स्टार्ट होगा सर, July 1 2023 में हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा।
और सर जब हमारा ईयर स्टार्ट होगा तो हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस मौजूद है 24,000 का। ये बैलेंस आपका हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस या फिर बैलेंस सीडी, कि आपके पास ये पीछे से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि आपने एसेट 2022 में 2022 में आपने बाय किया है, तो यही 2022 का एंडिंग होगा और ये 2023 के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। बैलेंस सीडी आ जाएगा आपके पास 24,000। ठीक है। अब ये जब 24,000 से आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपने एसेट को क्या कर दिया है, नेक्स्ट इसी साल क्रेडिट किया है 24,000। 24,000 से आपने एसेट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। कब सर, सितंबर 30 2023 में एसेट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया डिस्पोजल की वजह से। बीच में रीजन लिखा जाता है। तो ऑपोजिट साइड क्या है सर, ऑपोजिट साइड सर डिस्पोजल है, जिसकी वजह से हमारा एसेट क्या हुआ है, क्रेडिट। फिर आपने क्या किया है, मोटर व्हीकल आपके, देखो लेजर हमारा मोटर व्हीकल का बन रहा है, तो फोकस भी मेरा मोटर व्हीकल पे। अब मोटर व्हीकल अगेन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है 14,800 की वजह से। 14,800 की वजह से मैंने डेबिट कर दिया। ऑपोजिट साइड क्या है सर, ऑपोजिट साइड डिस्पोजल है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, डिस्पोजल। ये भी कब हुआ है सर, ये भी हादसा हुआ है हमारे पास सितंबर 30 को 2023 में। फिर अगेन आपका मोटर व्हीकल डेबिट हुआ है 55,200 से लोन पेबल की में, तो यहां पर आप डेबिट करोगे 55,200 लोन अमाउंट की वजह से। ठीक है बेटा। तो मोटर व्हीकल जहां जहां डेबिट हो रहा था मैंने डेबिट कर दिया, जहां जहां क्रेडिट हो रहा था मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, 2024 के लिए, क्योंकि अभी ये 2023 ओपनिंग है, तो 2024 क्या होगा, इसका एंडिंग हो जाएगा। शुरू में इनिशियली मैंने जो पिछला जो बैलेंस उसका चलता हुआ आ रहा था, जो मैंने परचेज किया था और जुलाई 1 2022 में, मैंने ओपनिंग बैलेंस ले लिया। ठीक है, क्योंकि 22 में मैंने परचेज किया, उसको मैंने एक्सचेंज तो नहीं किया। अब जब मैंने उसको एक्सचेंज ही नहीं किया, तो वही आपका सीडी बीडी बन जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे सर। अब जब हम इसको सर बैलेंस करेंगे, जो बड़ी साइड है, विच वन इज बिगर, उसको हम दोनों साइड पे लिखते हैं। तो आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड आपकी है 94,000 से। 94,000 से आप डेबिट करोगे, और यहाँ पर भी क्रेडिट साइड पे भी 94,000 लिखो। अब 94,000 में से 24,000 आपकी क्रेडिट साइड, जो कम वाली साइड है, उसको माइनस करोगे, तो आपके पास जो अमाउंट आएगा दैट इज 70,000। इट इज कॉल्ड बैलेंस सीडी। और डेट आ जाएगी, अब ईयर एंड पे, देखो जुलाई 1 2023 में आपका ईयर स्टार्ट हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर June 30 2024 में आपका ईयर क्या होगा, क्लोज होगा। तो यहाँ पर मैं डेट दूंगा June 30 2024, और यही सीडी यहाँ पर आकर बैलेंस बीडी बन जाएगा 70,000 से July 1 2024। ये हमने एसेट का लेजर बना लिया, एसेट की कॉस्ट का लेजर बना लिया, जो कि वो आपसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं, Clarissa has been advised that she should consider charging depreciation on the reducing balance method rather than straight line। अच्छा, इसमें एक पार्ट मिस हो गया, वो 1 मिनट में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसका एक और पार्ट भी था, इसका एक और पार्ट भी था, एक मिनट साथ रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करता
अच्छा, नेक्स्ट है आपको मोटर व्हीकल के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी लेजर बनाना। ठीक है, दो लेजर बनाने थे आपको, एसेट की कॉस्ट का लेजर बनाना था, वो हमने बना लिया। अब मोटर व्हीकल के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी लेजर बना। अब देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर किस तरह बनेगा, उसके लिए आपको कंप्लीट डेप्रिसिएशन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आप जो बना रहे हो जून 30 2024 तक का बना। आपके पास जो डेप्रिसिएशन है अभी जस्ट जो आपने रिकॉर्ड किया है वो जून 30 2023 का रिकॉर्ड किया है, जून 30 2024 का रिकॉर्ड नहीं किया। उसका जो डेप्रिसिएशन होगा, अब जरा देख लो, जून 30 2024 आपका जो डेप्रिसिएशन है वो पार्शियली कंप्यूट होगा, वो पार्शियली कंप्यूट होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि देखो बेटा, डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन जो है फॉर 2023, डेप्रिसिएशन फॉर 2023 जब आप कंप्यूट करने जाते हो तो सर एसेट जो था वो जुलाई 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक रहा है, सितंबर 2023 तक रहा है। उससे पहले का जो डेप्रिसिएशन ये 6000 है। यहां से यहां तक का जो सर डेप्रिसिएशन है जो कि 3 मंथ्स का है, ऑलरेडी हमने कंप्यूट किया है कितना, 1500। लेकिन सर हमें जो डेप्रिसिएशन चाहिए सर वो जून 30 2024 तक का चाहिए, क्योंकि लेजर उसने आपसे 2024 तक का, ईयर एंड तक का आपसे मांगा। ये देखो यहां तक का लेजर मांगा, तो डेप्रिसिएशन सर हमारे पास 2024 तक का मिसिंग है, रिमेनिंग 9 मंथ्स का मिसिंग है। रिमेनिंग 9 मंथ्स में सर जो हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर 2024 का, आप देखो अक्टूबर से स्टार्ट होगा और जून 30 2024 तक का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा। सर एसेट जो है वो न्यू है, पुराना एसेट तो चला गया, ठीक है, अब उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने से रहा, वो चला गया। न्यू एसेट सर हमने जो लिया है वो लिया है 70,000 का, 70,000 हमारे न्यू एसेट की कॉस्ट। और सर जो उसकी सैल्वेज वैल्यू है वो कितनी है, 16,000। इट इज दैट इज आल्सो गिवन इन अ क्वेश्चन, 16,000। अब ये $16,000 क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि सैल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू विच वाज $16,000 वो क्या होगी, माइनस होगी। और फिर इसको इसकी लाइफ से यानी कि 4 ईयर से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। लाइफ इसकी जो न्यू एसेट है उसकी लाइफ कितनी, 4 ईयर। तो सर 1 ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। लेकिन जस्ट सर हमें हमें 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चाहिए, 3 मंथ्स का तो हम ऑलरेडी इस ईयर का निकाल चुके हैं। सर हमें 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चाहिए। देखो इसको ऐसे समझो, अगर मैं इंटर कर रहा हूं जुलाई 1 2023 में और ईयर एंड हो रहा है जून 30 2024 में, तो सर यहां तक का जो डेप्रिसिएशन है 1500 है, 3 मंथ्स का। बाकी जो रिमेनिंग मंथ्स हैं वो 9 मंथ्स बनते हैं, तभी आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा। 3 और 9 यानी कि 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में सर आपके पास न्यू एसेट आ चुका था तो उसका डेप्रिसिएशन निकलेगा, दैट वाज $70,000। और उसकी सैलरी वैल्यू कितनी थी, $16,000 थी, डिवाइड किया आपने 4 से। तो सर लेकिन हमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, हमें जस्ट 9 मंथ्स का चाहिए। 9 ओवर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 मंथ्स का तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, 1500 तो मैंने यहाँ निकाला था।
तो अगर हम इसको कंप्यूट करते हैं 70,000 माइनस 16,000 डिवाइडेड बाय 4, 13,500 आता है, देन इसको मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो सर 10,125 आएगा, 10,125। तो ओवरऑल जो सर टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2024 तक का 1500 ऑलरेडी था पिछला, और ये तो दोनों का आप ऐड कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा 11,625। 11,625 ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन होगा, जिससे आप ईयर एंड पे एंट्री बनाओगे, जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका क्या होगा, क्रेडिट। 11,625। आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो चुकी हो। 3 मंथ्स का हमने ओल्ड एसेट का डेप्रिसिएशन निकाला है जब तक वो हमारे पास था, और 9 मंथ्स का हमने न्यू एसेट का डेप्रिसिएशन निकाला है। जब वो हमारे पास आ गया तो हमने उसका डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया, दोनों को टोटल किया, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया 11,625। अच्छा, अब अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाते हैं तो सर जस्ट सबसे पहले जैसे वहां पर हमने ओपनिंग लिखा है, यहाँ पर भी हम सर ओपनिंग लिखेंगे। स्टार्ट हमारा हो रहा है जुलाई 1 2023 में। इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होगा, बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस यानी कि पिछले साल का जो डेप्रिसिएशन आपके पास से चलता हुआ आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 6,000 क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको ओपनिंग बना लिया, ये पिछले साल का था, प्रीवियस ईयर का था, $6,000। अब इस साल क्या हुआ है सर, इस साल ये हुआ है कि सर हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्लोज हुआ था डिस्पोजल में 7,500 से। डिस्पोजल की वजह से कब हुआ था, September 30 में। फिर सर उसके बाद अगेन हमारा डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ है 11,165 से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से। June 30 2024 में। अब इसको बैलेंस करेंगे, जो साइड बिगर है उसको दोनों साइड पे लिखोगे आप। $6,000 and $11,624, 17,625। 17,625, 7,500 आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो बैलेंस बीडी आ जाएगा आपके पास 10,125। और यही बैलेंस बीडी आपके पास, सॉरी बैलेंस बीडी नहीं, बैलेंस सीडी आ जाएगा। ये बीडी था, अच्छा ये सीडी आ जाएगा, और ये बैलेंस सीडी यहाँ पर आपके पास बैलेंस बीडी बन जाएगा 10,125। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नॉर्मल लेजर बना है, जब हम एसेट को एक्सचेंज करते हैं तो क्या क्या वैल्यूज आती है, किस तरह से आती है, उसको हमने। अच्छा, रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन इंटरेस्ट फ्री लोन एट 30 जून 2024। इसके इस डेट पर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है, देखो अब इसको समझने की कोशिश कर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस को समझने की कोशिश कर। मीन्स के जो आपने इंस्टॉलमेंट पे रिमेनिंग अमाउंट देना है ना,
उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जून 30 तक का क्या है? आउटस्टैंडिंग जून 30 2024 तक का क्या है? मतलब कितना आपको जून 30 2024 में पे करना। पहले देखो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है। सर टोटल आउटस्टैंडिंग जो है हमारा, that was asset was $70,000 in which ओल्ड एसेट जो ट्रेड हुआ था वो सर 14,800 में हुआ था। तो सर जो हमारा आउटस्टैंडिंग टोटल जो लोन था वो डेट वाज $55,200। ये लोन था हमारा $55,200 का हमारा टोटल लोन था, टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस था जब हमने एसेट को क्या किया था, एक्सचेंज किया। जैसे ही आपने एसेट को एक्सचेंज किया, जैसे ही आपने एसेट को एक्सचेंज किया, आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो गई। आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी अक्टूबर में, देन दूसरी इंस्टॉलमेंट दी नवंबर में, देन दिसंबर में, ऐसे ऐसे करते करते जून 30 तक, जून 30 तक आप कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हो? सर जून 30 तक ओवरऑल हम 9 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं, क्योंकि वो आपसे देखो आउटस्टैंडिंग बैलेंस मांग रहा है जून 30 का। ये जून 30 में जब आप खड़े होते हो तो तब आपको कितना पे करना है, रिमेनिंग अमाउंट। एसेट आपने दिया है कब? एसेट सर हमने दिया है सितंबर 30 को, एसेट दे दिया और 70,000 का न्यू एसेट ले लिया। अब जब हमने न्यू एसेट ले लिया, उसमें से सर 14,800 तो हमारा ट्रेड हो गया, ओल्ड एसेट चला गया। रिमेनिंग सर 55,200 देना था। और ये जो बैलेंस था सर, ये हमारा सितंबर 30 को बैलेंस था, ये हमें पे करना। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे हम इंस्टॉलमेंट देते रहे। हमने अक्टूबर को पहले इंस्टॉलमेंट दी, देन नवंबर को, दिसंबर को, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून 30 तक सर हम 9th इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं। तो अब हमारा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है दैट इज 55,200 नहीं है, क्योंकि इसमें से 9th इंस्टॉलमेंट तो हम पे कर चुके हैं। तो बाकी जो इंस्टॉलमेंट हमारी रिमेनिंग होगी, बाकी जो इंस्टॉलमेंट हमारी रिमेनिंग होगी वो हमें पे करनी होगी ना, वो हमारा आउटस्टैंडिंग होगा। देखो अब 55,200 इंस्टॉलमेंट प्लान आपका 2 इयर्स का था, इट मींस के 24 मंथ्स का था। इंस्टॉलमेंट प्लान आपका 24 मंथ्स का था, 2 इयर्स का था। ये क्वेश्चन में मेंशन था कि ओवर 2 इयर्स आपका इंस्टॉलमेंट चलेगा। तो सर जो रिमेनिंग बैलेंस था वो 55,200 था, इसको मैंने डिवाइड किया 24 से, तो 1 मंथ की मेरी इंस्टॉलमेंट मुझे पता लगी मुझे कितनी पे कर। और कितनी मंथ्स की मैं इंस्टॉलमेंट पे कर चुका हूँ सर? 9 मंथ्स की मैं इंस्टॉलमेंट पे कर चुका हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा पेड बैलेंस जो मैं पे कर चुका हूँ, कब तक? जून 30 तक। तो पेड अमाउंट कितना है? सर टोटल 55,200 था, डिवाइडेड बाय मैंने 24 किया, मल्टीप्लाई बाय मैंने 9 कर दिया, क्योंकि 9 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट में पे कर चुका हूँ। एसेट कब ले रहे हो? एसेट सर ले रहे हो आप सितंबर 30 यानी अक्टूबर 1 से लेकर के अगर आप जून 30 तक काउंट करो तो आपके पास 9 मंथ्स बनते हैं। तो इतनी इंस्टॉलमेंट तो आप पे कर चुके हो, जो आप पे कर चुके हो वो अब आपका आउटस्टैंडिंग नहीं है, वो आपने पे कर दिया। तो सर जो हमारा आउट जो पेड बैलेंस है वो है 20,700, ये हम पे कर चुके हैं। इसको मैं माइनस कर देता हूँ, जो मेरा आउटस्टैंडिंग टोटल आउटस्टैंडिंग था उसमें से मैं लेस कर देता हूँ। अब मेरा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, अब जो मेरा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है,
34,500 का मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ये मेरी लायबिलिटी है। और कब तक की, कब से, एट जून 30 2024 की, सही है मेरी लायबिलिटी है, जो मैं अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिफ्लेक्ट करूंगा 34,500 से। ये मेरी लायबिलिटी, क्योंकि कुछ अमाउंट तो मैंने पे कर दिया है ना, जब मैंने एसेट लिया था तब से मेरी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हुई, तो वन बाय वन जब मैं इंस्टॉलमेंट पे करता रहा, 9 मंथ्स की मैंने इंस्टॉलमेंट पे कर दी है। 1 मंथ की आई थिंक बनती है आपकी, अगर 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट देखो ना, तो 1 मंथ की आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है 55,200 डिवाइडेड बाय 24, आई थिंक 2300 बनेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। 55,200 डिवाइडेड बाय 24, तो 2300 पर मंथ अब मैं पे करूंगा, तो ये 9 मंथ तक मैं पे कर चुका हूँ ना, तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो, तो 20,700 आप पे कर चुके हो। तो बाकी जो रिमेनिंग अनपेड बैलेंस है दैट इज 34,500, ये आपको पे करना है। तो वो यही चीज आपसे पूछ रहे थे, कैलकुलेट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस on the interest-free loan at 30 June 2024. That is 34,500। ठीक है जी, 34,500, ये हमारा क्या है, अनपेड बैलेंस। इसको हम एरो बनाकर मेंशन करते थे ताकि नोट्स में क्लैरिटी रहे। अच्छा, फिर उसके बाद आगे वो आपसे पूछ रहे हैं, state how the interest free loan would be shown in the statement of financial position at 30 June 2024। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट करोगे, ये आपकी लायबिलिटी है। 34,500 की आपकी क्या है, लायबिलिटी है, जो आपने अपनी बैलेंस शीट में शो कर दी। अब देखो इसमें से दो पार्ट बनेंगे। लायबिलिटी तो टोटल लायबिलिटी आपकी 34,500 की है, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट ऐसा है जो कि आपको अगले साल पे करना ही करना है। 34,500 में से कुछ पार्ट ऐसा है जो कि आपको अगले महीने लाजमी ही पे करना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी चल रही है अगले 12 महीने तक आप पे करते रहोगे। तो जो बेटा आपको अगले साल पे करना है दैट इज योर करंट लायबिलिटी। दैट इज योर करंट लायबिलिटी, जो कि आपको वेरी नेक्स्ट ईयर पे करना है, क्योंकि करंट लायबिलिटी कितनी होती है, जो सर 1 साल की होती है। तो करंट लायबिलिटी इसमें से कुछ पोर्शन करंट लायबिलिटी का जो कि मुझे वेरी नेक्स्ट ईयर पे करना है। नेक्स्ट ईयर कितना है सर, 12 मंथ मुझे पे करना है, 12 मंथ मुझे पे करना है। पर मंथ मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी है सर, 2400, 2400। तो सर जो मेरी करंट लायबिलिटी होगी दैट वाज 27,600, जो मुझे नेक्स्ट ईयर पे करनी है, हर सूरत में पे करनी है। जैसे ही मेरा ईयर स्टार्ट होगा, काउंटिंग शुरू हो जाएगी इंस्टॉलमेंट की, तो पूरे साल 12 मंथ्स में मुझे इतना अमाउंट पे करना है। तो ये सर मेरी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि करंट लायबिलिटी में कंडीशन ही क्या होती है, ईयर कि 1 ईयर के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है। और सर बाकी जो है वो क्या होगी, नॉन करंट लायबिलिटी होगी। नॉन करंट लायबिलिटी का अमाउंट कैसे आएगा सर, टोटल जो मेरी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जून 30 पे सर 34,500, ये मेरा टोटल बैलेंस है 34,500।
इसमें से सर जो मेरी करंट लायबिलिटी है दैट इज 27,600 जो मुझे अगले साल पे करना है, वो माइनस कर दूंगा। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 6,900 का, सर वो मेरी होगी नॉन करंट लायबिलिटी। तो सर अब जो मैं इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करूंगा तो करंट और नॉन करंट सेपरेटली रिपोर्ट करूंगा। नॉन करंट लायबिलिटी में शो करूंगा 6,900 से बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी जाती है। और सर मैं जो अपनी करंट लायबिलिटी शो करूंगा 27,600 से शो करूंगा। इस तरह से मेरी रिपोर्टिंग हुई। अब लास्ट लास्ट वो आपसे पूछ रहे हैं, वो थ्योरेटिकल पार्ट है सी। कह रहे हैं कि क्लैरिसा हैज बीन एडवाइज्ड that she should consider charging depreciation on the reducing balance method rather than the straight line method। अब आपने इसको एडवाइस करना है कि आप जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करो या स्ट्रेट लाइन। एडवाइस इज वेदर और नॉट शी शुड चेंज her method charging depreciation justify your advice by discussing both method। ठीक है जी। अच्छा अब देखो उसको आपको बताना है कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों यूज करो और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्यों यूज करो। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो सिंपल क्या है, सबसे पहली बात अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा जो उसको हम एडवाइस करेंगे, उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, इजियर टू कैलकुलेट है। और मैं भी अपनी कंपनी के अंदर, हमारी जो कंपनी है, जब कभी भी हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया था, जब हम सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे थे मैनुअल से ईआरपी की तरफ जा रहे थे, आगे चल के आप लोग पढ़ोगे इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो उसमें मैं जितने भी एसेट्स थे, मेरी कोशिश यही रही थी कि उसमें जो इम्प्लीमेंट करवाऊं स्ट्रेट लाइन करवाऊं, क्योंकि इजियर टू कैलकुलेट होता है। सिंपल हर साल का फिक्स्ड एप्रिसिएशन है, डिमिनिशिंग में क्या होता है, चेंज होता है, डिक्लाइन करता है हर साल। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है सर, सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि इजियर टू कैलकुलेट है। अच्छा इसका सेकेंड एडवांटेज क्या है। अब इसका सेकेंड इजियर टू कैलकुलेट तो एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज ये होता है कि सर जो हमारे एसेट की लाइफ है ना, जो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे होते हैं, जैसे अभी हमने 4 ईयर एज्यूम की है, ये डिफिकल्ट होता है कि हम एसेट की एक्यूरेट लाइफ जो है वो एस्टिमेट कर सके। कौन बता सकता है कि फ्यूचर में कि एसेट जो है वो 4 साल चलेगा या 5 साल चलेगा। इट इज सो डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है। डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। और भी चीजें हैं, लेकिन हम ये इसको एडवाइस करेंगे भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, इजियर है, लेकिन उसकी लाइफ जो है ना वो डिफिकल्ट। और अगर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात करते हैं या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात करते हैं।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, मोर रियलिस्टिक है ये। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप मोटर व्हीकल को बाय करते हो, कोई भी एसेट आप मोटर व्हीकल बाय करोगे, तो इनिशियल ईयर्स में उसकी लाइफ जो है ना वो जल्दी कम होगी। उसका उसकी वैल्यू, सॉरी लाइफ नहीं, उसकी वैल्यू जल्दी कम हो, ज्यादा वैल्यू से कम हो। और लेकिन आगे के जो ईयर्स में आ जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो इतनी ज्यादा कम नहीं होगी। तो जितना पुराना एसेट है उसकी वैल्यू इतनी कम नहीं होती, वो तो जितना गिरना होता है वो गिर चुका होता है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, मोर रियलिस्टिक होता है व्हीकल के अंदर के। इनिशियली तो आपके एसेट की लाइफ बहुत ज्यादा कम हो रही होती है, एसेट का वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो रही होती है। और आगे चल के जब एक वक्त आता है जब आपके एसेट की वैल्यू कम हो चुकी होती है तो उससे ज्यादा कम नहीं हो सकती, तो मोर रियलिस्टिक है। लेकिन एक नुकसान ये है कि सर अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन इनिशियल ईयर्स में ज्यादा मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सर जब डेप्रिसिएशन इनिशियल ईयर्स में हमें ज्यादा मिलेगा ना, तो उसको हमने अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना है, रिपोर्ट करना है। और जब हम उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज एक्सपेंस रिपोर्ट करेंगे, तो सर हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। हमारा जो प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट जो होगा, उसके ऊपर वो इम्पैक्ट डालेगा। एक्सपेंस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो इनिशियल ईयर्स में जो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उस एक्सपेंस को रिपोर्ट करेंगे, तो इनिशियल ईयर्स में हमें लॉस जो है ना वो फेस करना पड़ेगा, रिकग्नाइजिंग व्हीकल लॉस मोर वैल्यू इन द अर्ली ईयर्स। तो ज्यादा सपोर्टेड जो रहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड रहेगा कि इजियर टू कैलकुलेट है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उसके अंदर। और हर साल का फिक्स एक्सपेंस ज्यादा होगा तो जो लॉस भी होगा वो हमारा फिक्स होगा। तो हम उसको एडवाइस ये करेंगे स्ट्रेट लाइन पर ही रहे। तो बेटा ये ईयर था हमारा जिसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।